नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का तीसरा वीडियो है ये। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर लिया है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक से बिल्कुल सिखाया था मैंने कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, क्वेश्चन किसी भी लिखने का अप्रोच क्या होता है, और फिर आपको मॉडल आंसर भी मैंने दिखाया था। फिर भी कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और एक दिक्कत जो मेन आ रही है कुछ लोगों को कि हिस्ट्री ऑप्शनल्स को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में बताइए, या कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बताइए, या और भी ऑप्शनल का नाम ले रहे हैं। तो मैं बता दूं कि फ्रॉड बिल्कुल नहीं कर सकता था मैं, तो हिस्ट्री ऑप्शनल की मुझे अच्छी खासी जानकारी है, मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो बना दूँगा। बाकी ऑप्शनल का मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, PSIR जो है, जो पॉलिटी और IR का होता है, उसके लिए BPSC एस्पिरेंट जो चैनल है वो बहन बनाती है, उसके लिए भी वीडियो, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दूसरे चैनल पर, है ना, क्योंकि उसका ऑप्शनल PSIR ही है, पॉलिटी और IR का टॉपिक है। मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के डिटेल वीडियो डाल दूँगा। एक तो ये डाउट आ रहा था काफ़ी सारे लोगों को। दूसरा डाउट ये था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि GS2, अभी GS1 का हमने 2 वीडियो देखा है, GS2 के लिए काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि GS2 पर आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे, सिर्फ GS1 के ही क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी वीडियो शुरू ही हुआ है, तीसरा वीडियो ही है ये। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा ना, उसमें GS1 और GS2 दोनों रहेगा। मुझे किसी सब्जेक्ट से डर नहीं लगता। GS का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, UPSC या BPSC लेवल का, कहीं से भी मैं कुछ भी आंसर लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती आंसर लिखने में। तो नेक्स्ट वीडियो से GS2 पेपर, जिसमें पॉलिटी, उसके बाद से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार के हैं, इन सब रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख के लाऊंगा आपके लिए, अच्छे से लिख के लाऊंगा। उसमें भी मैं इतना ही अच्छा लिखता हूँ जितना इसमें लिखता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कुछ GS1 के, अगले वीडियो से GS2 जरूर आएगा। ओके, आज GS1 का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आज 2 तरीके के मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक है शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में लिखना है। इसको हम लिखेंगे बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। जो पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे होंगे उनके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, है ना, पहली बार जो आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज, वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसमें है कि पाल वंश के राजनीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को लिखिए। 65वीं BPSC का जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें ये एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैं करके लेके आया हूँ। इसको पढ़ेंगे हम लोग सबसे अंत में, ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग सबसे अंत में। ये दिखा देता हूँ मैं, पहले एक व्यू दे देता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है पहले वो देख लेते हैं। और आपको पता होगा कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर आता है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 300 नंबर का GS1 का आता है, 300 का GS2 का आता है, और 300 का आपका ऑप्शनल आएगा, है ना। 900 नंबर में से आपके मार्क्स बनेंगे। ये 100 नंबर में केवल आपको 30 नंबर लाने होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, ये 62वीं और 60वीं जो BPSC 2018 में हुआ था उसका पेपर है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बिल्कुल कीवर्ड्स जो होते हैं उनको पकड़ने हैं। क्या बोला पहला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बिहार, जन भागीदारी का वर्णन करना है। कीवर्ड पकड़ लिया कि पहली बात तो हमें 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखना है। लिखना शुरू कर दो, कलम चलाओ। किस एक बार होगा, ज़्यादा 50 वर्ड ही तो लिखोगे ना, यही तो होगा ना पहली बार में। अगली बार हो सकता है 75 लिखो, 75 से 1200 सब तक भी जा सकते हो। UPSC का जो ऐसे आता है, समझ रहे हो ना। तो लिखना तो शुरू करना पड़ेगा आपको ही पहली बार। कुछ नहीं तो गाय पर तो ऐसे लिख सकते हो ना भाई, वहीं से शुरू कर लो अगर बिल्कुल बेसिक जाना है तो। अब ये तो इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना, हम आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इससे नीचे नहीं जा सकते। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जनभागीदारिता का वर्णन कीजिए। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि किसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। और फिर क्या हुआ था, वर्धा प्रस्ताव पेश किया था गांधी जी ने। और फिर 8 अगस्त को 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा शुरुआत किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और वहीं पर गांधी जी ने क्या मंत्र दिया था, करो या मरो का मंत्र दिया था।
अब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण आप क्या क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। अब कारण क्या क्या थे उस समय, तो गोला बना दोगे, पहला लिखोगे क्रिप्स प्रस्ताव, दूसरा लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान भारत की तरफ बढ़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड था। तीसरा लिखोगे जापान जो है वो भारत पर आक्रमण करने की पूर्ण योजना बना रहा था, है ना, और अंग्रेज बार बार टाल रहे थे। तीसरा क्या था, भारत से बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया गया था। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। कितने नंबर का क्वेश्चन लिखना हमें पहले ये ध्यान रखना, 38 नंबर का। अच्छा खासा वेटेज होता है, 38 नंबर में आपको 4 पेज 5 पेज लिखना पड़ता है। ओके, इतना लिख लेने के बाद हम क्या बोलेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश भर में आंदोलन हुए थे। अब लिख देंगे कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो में। पहले लिखेंगे बिहार, बिहार के कुछ जगहों के नाम लिख देंगे, फिर लिखेंगे यूपी, यूपी के कुछ जगहों के नाम लिख देंगे, फिर दक्षिण भारत में कहीं पर हुआ था तो उनके नाम लिख देंगे यहाँ पर, है ना, इन सब को लिख देंगे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये आंदोलन जो था ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी कि इस आंदोलन में कोई भी नेता आगे से लीड नहीं कर रहा था आंदोलन को, ये आंदोलन जनता द्वारा ही चलाया जा रहा था। इतना लिख देंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे हेडिंग कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, हेडिंग बना दिया, है ना। बिहार में शुरुआत कब से हुआ पहले वो लिखेंगे, इसमें कौन किस तरह की जनभागीदारी, बहुत सारे महिलाओं का नाम, मैं इसका कंटेंट भी दूंगा आज आपको, फ़ोटो खींच के लाया हूँ PDF में, इसी PDF में आपको कंटेंट भी मिलेगा भारत छोड़ो का। उसके बाद जो नेताओं का नाम आते हैं, जैसे आज़ाद दस्ता का नाम आता है, JP का नाम आता है ना, आज़ाद दस्ता बनाया था इन्होंने, कि इसके और कौन कौन से जो 7 बालक थे जो शहीद हो गए थे झंडा फहराने के क्रम में, उनका नाम आता है। और भी जैसे पटना में लगभग में सारी रेल पटरियाँ उखाड़ दी गई थी। अलग अलग शहरों के आंदोलन जो हैं भारत छोड़ो के बारे में, बिहार स्पेसिफिक, उसको आपको लिखना है। उसके बाद क्या बोलना है अंत में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार और बंगाल जो था वो मुख्य रूप से केंद्र रहा था सारे उपद्रवों का, सारे आंदोलन का, है ना। इतना लिख देंगे। तो जन भागीदारी का मतलब होता है कि सामान्य जनता की भागीदारी पूछा है आपसे, तो यानी कि बिहार में जो महिलाओं की भागीदारी है इस समय, है ना, उसको लिखेंगे। छात्रों की भागीदारी है उसको लिखेंगे। किसान कहीं कहीं दिखते हैं, उनकी भागीदारी को लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश ज़रूर करें घर पे। और अगर आपको भेजना हो तो मैंने कल भी बताया था, आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम ID दे दिया है मैंने। कुछ लोगों ने बोला कि टेलीग्राम पर ग्रुप बना दीजिए। देखो वहाँ पर दिक्कत क्या आता है, आप बस अपने बारे में एक बार सोचते हो, बाकी लोग बार जो पहली बार आंसर लिखेगा, क्या वो ग्रुप में सबके सामने अपना आंसर भेज पाएगा? क्या नहीं भेज पाता है। इसलिए मैंने दिया कि आप अपना पर्टिकुलर आंसर भेजिए, आपको पता होगा कि आप किस तरह के आंसर लिखते हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, आप मुझे भेज सकते हो। अच्छा होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, बुरा होगा तो भी मैं बता दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ ऑनलाइन में, इसीलिए जल्दी लोग आंसर डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि तो लिखने सबको नहीं बनता है लिखना आंसर, है ना। और दूसरा यही होता है कि भेजे कहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल का जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, ये रिपीट है। और इस क्वेश्चन को भी मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कल बोला था ना कि 1813 ईस्वी में क्या हुआ था, कल बस एक चीज़ इसमें बदल दिया था। उसने बोला था कि 1858 से 1917 तक इसमें शिक्षा की विवेचना करने को बोला था। आज क्या बोल दिया है कि 1813 ईस्वी से। 1813 में क्या हुआ था, 1813 ईस्वी का एक्ट आया था, जिसमें क्या बोला गया था कि 1813 के एक्ट में बोला गया था कि 1 लाख रुपया जो है वो अब भारत में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। हमको बस यहीं से शुरू करना है लिखने के लिए, है ना। और क्या बोला है, कीवर्ड्स अगर इसके हम पकड़ें तो 1813 से 1947, सबसे पहला है बिहार स्पेसिफिक आपको लिखना है। पाश्चात्य शिक्षा जो शुरू हुआ उसके बारे में लिखना है, इसके विकास के बारे में विवेचना करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। फिर 1833 में जो एक्ट आता है उसमें क्या था, उसमें हम क्या देखते हैं कि, रुक जाओ मैं नीचे चलता हूँ, पेज कहीं पर खाली दिखता है तो मैं अच्छे से बताता हूँ। यही वो कंटेंट था, सबसे नीचे चलते हैं जहाँ वो पेज खाली था। 1813 में हो गया, तो उसके बाद से क्या होगा, 1833 में क्या हुआ है कि 1833 में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आया है। क्या बोलते हैं, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, है ना। जो भी है
यहाँ पर लिखा नहीं बनता है मेरे से। उसमें प्राच्य का मतलब क्या होता था? प्राच्य में होता था कि जो हमारी प्राचीन एजुकेशन पद्धति है वैसा ही होना चाहिए एजुकेशन पद्धति। जबकि पाश्चात्य वाले क्या बोलते थे? पाश्चात्य वाले कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश शिक्षा, वो प्रदान की जानी चाहिए। राजा राम मोहन जैसे लोग किसके पक्ष में खड़े थे? राजा राम मोहन राय जी पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में खड़े थे और प्राच्य शिक्षा के भी पक्ष में खड़े थे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें? मैकाले समिति की बात करेंगे। मैकाले जो था वही इन प्राच्य और पाश्चात्य समिति के झंझट को इसने सुलझाया और इसने क्या दिया? इसने दिया निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन का सिद्धांत भी कल मैंने बताया था कि अपर क्लास जो है भारत का, उसको आप शिक्षा दे दो, एजुकेशन दे दो, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दो। तो अपर क्लास को जब आप एजुकेशन प्रोवाइड कर दोगे तो लोअर क्लास तक अपने आप एजुकेशन छन छन के पहुंच जाएगा। जब आप अपर क्लास को एजुकेशन दे दोगे तो लोअर क्लास तक एजुकेशन अपने आप पहुँच जाएगा। यही था निस्पंदन का सिद्धांत था मैकाले का। तो 1833 के बाद क्या किया गया कि भारत में ब्राउन अंग्रेज, मतलब कि ऐसे भारतीय बनाओ जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन मन मस्तिष्क से अंग्रेज हो। आज भी जो आप अपने आस पड़ोस देखते हो कि अंग्रेजी बोलने पर प्राउड फील करते हैं या अंग्रेजी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहते हैं। बॉलीवुड की मूवियाँ गंदी लगेंगी उनको, हॉलीवुड की मूवियों की तारीफ़ पे तारीफ़ करते रहते हैं। अंग्रेजी मानसिकता होता है एक, और कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। जून जुलाई में भी कोट पैंट पहन के घूमते रहते हैं। तो उस मानसिकता का जो विकास हुआ वो इसी के बाद हुआ था, मैकाले समिति 1933 की, 1833 में, है ना। जब आप इसको लिख दोगे 1833 के बाद, तो 1833 से 1854 तक ऐसा ही चलता रहा। 1854 में क्या हुआ डलहौजी के समय में कि वुड डिस्पैच एक सबसे पहला शिक्षा के लिए आयोग बना था। वुड डिस्पैच आयोग, क्या बोलते हैं इसको? वुड डिस्पैच आयोग, जिसके आधार पर बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में 3 लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था। तो ऐसे ही करते करते जब आप ऊपर आओगे तो फिर क्या लिखोगे आप? 1858 लिखोगे। 1858 के बाद फिर लिखोगे हंटर आयोग की बात करोगे। हंटर आयोग के बाद हर्टोग आयोग आएगा। हर्टोग के बाद रैले कमीशन आता है। रैले कमीशन के बाद सबसे अंत में आपको 1947 से पहले क्या लिखना है कि 1947 के आसपास राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था। गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव भी जरूर लिख देना इस बीच में, और वर्धा जो उनका था ना प्राथमिक शिक्षा को लेकर था, उसको भी लिख देना। तो राधा कृष्णन आयोग के अनुशंसा पर यूजीसी का गठन किया गया और अभी का जो 12th है, ग्रेजुएशन देखते हैं, ये सब राधा कृष्णन जी के आयोग में काफ़ी सारे उसमें दी गई थी सुझाव। तो इसको हम लोग आसानी से लिख लेंगे। कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। मौर्य काल पर प्रकाश डालिए और बिहार में इसका प्रभाव लिखिए। इसको तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आज ऐसा करना, यहीं से लिखना शुरू करना। मौर्य काल तो पढ़ा होगा ना। सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें? प्रकाश डालिए किसके आधार पर? क्या तुम इतिहासकार हो क्या कि खुद से लिखोगे? तो क्या लिखोगे? मौर्य काल के बारे में स्रोत, यहीं से शुरू करना। लिखना कि मौर्य काल जो था वो प्राचीन समय में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसके जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं बताओ? एक क्या है? अर्थशास्त्र चाणक्य का। दूसरा क्या है? मेगास्थनीज, है ना। स्रोत को भी तुम बांट सकते हो। स्रोत को क्या क्या बांट सकते हैं हम? एक है साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। एक होता है कि हमें पुरातात्विक रूप से क्या साक्ष्य मिला है। समझ रहे हो ना मेरी बात मैं जो कह रहा हूँ? पुरातात्विक रूप से क्या साक्ष्य मिला है ना। और तीसरा होता है यात्रियों के विवरण, किस यात्री ने क्या बोला है। ये 3 लिख लोगे। फिर लिटरेचर में क्या लिखोगे? लिटरेचर में लिखोगे सबसे पहला कौन सा? अर्थशास्त्र। समझ रहे हो ना। अर्थशास्त्र लिखने के बाद दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका है? ये विशाखदत्त का है। तीसरा लिखोगे दीपवंश, महावंश, ये सब श्रीलंका का इतिहास है, बौद्ध ग्रंथ हैं ये सारे। इन सब के लिख दोगे। 4-5 लिटरेचर में लिख दिया। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? तो मूर्तियाँ, दीदारगंज से जो मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, अशोक के स्तंभ, अशोक स्तंभ, ब्लैक पेंटेड ग्वेयर यानी कि काले पॉलिश्ड उत्तरी मृदभांड,
इनको जब लिख दोगे तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। अब यात्रियों के विवरण में लिख देना कि बाद में आए यात्रियों ने भी विवरण दिया है इसका। फिर मेगास्थनीज जी का नाम लिख देना, इंडिका का, है ना, ये भी तो राजदूत बनकर ही आए थे, इन्होंने लिखा है। जब मौर्य काल के स्रोत लिख लोगे तो फिर क्या डालोगे कि राजा कौन कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रशासन, प्रशासन लिखोगे। प्रशासन में सबके नाम लिख देना, 10-15 जितने नाम हैं। उसके बाद से क्या लिखोगे, कला संस्कृति। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, ये बोनस क्वेश्चन है। कला संस्कृति में क्या सब लिखोगे कि जो भी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, या जो अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है, कुछ कुछ भवनों का निर्माण हुआ है, गुफाओं को काट कर बनवाया था, कितना कुछ है यार। इसको ज़रूर लिखना। लिख के मुझे मत भी अपने पास ही रख लेना, लिखना ज़रूर, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। गांधी जी के रहस्यात्मक मौलिक विचारों का दाव पेंच के सहज प्रवृत्ति और चेतना अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल है, शामिल कीजिए, शामिल है, व्याख्या कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस छोड़ देना चाहिए। आसान लग रहा होगा, लेकिन जब हमें इतना आसान क्वेश्चन मिल रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को क्यों छोड़े, है ना। अगला है बंगाला साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर 11th का NCERT 11th-12th का पढ़ा होगा तो आसानी से लिख सकते हो। पंचशील का नाम लिख सकते हो, नाम का नाम लिख सकते हो, है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसका नाम लिख सकते हो। पंचशील जो चीन के साथ चलाया था उसका नाम लिख सकते हैं। तो आज मैंने 3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दिखाए। अब चलते हैं जो क्वेश्चन लिखा है मैंने उस पर। और भी आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। और GS2 के लिए भयभीत मत होना, अगले लेक्चर्स उसी को शुरू करेंगे, GS2 को ही करेंगे, है ना। कई लोगों को लगता है कि GS2 टफ होता है वगैरह वगैरह, कुछ भी टफ नहीं होता है, वो भी आसानी से कर सकता हूँ मैं, करेंगे, ओके। बाकी ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसको तो हम छोड़ते ही हर लेक्चर में। अब मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। क्यों ले चलता हूँ पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों ले जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे GS2 का यहाँ पर है क्वेश्चन, कल से इसी को डिस्कस करेंगे, पक्का कल से इसी को करेंगे। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है। DPS के तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 36 से 51 तक जो बात किया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, उसके बारे में बोला कि क्या वो मात्र एक संविधान में एक बस चैप्टर है क्या, उसको बस लिख के छोड़ दिया है क्या, घोषणा मात्र है क्या, नहीं। वो क्या है, वो भविष्य है हमारे देश का, जिसमें भविष्य में जो नीतियाँ बनाई जाएंगी ना राज्य के लिए, स्टेट यानी कि इंडिया के लिए, उसके बारे में बात करता है। उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हमारे मूल अधिकार में शामिल किया गया है। आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना, कि ये जो DPS हैं ये डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है, ये हमारे भविष्य को तय करने वाली चीज़ें इसमें लिखी गई हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, है ना। आर्थिक और राजनीतिक भविष्य की बात की गई है इसमें। क्या क्या है इसमें आप वो लिख दोगे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, पहले आर्टिकल लिखना 36 से 51 तक। उसके बाद लिखोगे कि ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर क्या डिक्लेरेशन में दोगे, कल मैं इस क्वेश्चन को भी लिख दूंगा, बोलोगे तो मैं लिख के ही ले आऊँगा। इस क्वेश्चन में फिर आप क्या लिखोगे कि आज़ादी के बाद से कितनी ही बार इसमें शामिल चीज़ों को मूल अधिकार में शामिल किया गया है या एक्ट के द्वारा उनको वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। जैसे पंचायती राज, पंचायती राज किस में आता है, आर्टिकल 40 में है, DPS का ही भाग था ये, लेकिन 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, पूरे देश में लागू किया गया। जैसे शिक्षा का अधिकार पहले DPS का भाग था, अब आर्टिकल 21 का भाग है ना। उसके अलावा क्या शामिल किया गया, निःशुल्क जो गरीब लोगों को या महिलाओं को या दलितों को निःशुल्क वकालत की सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, उसकी बात कर सकते हैं, वो दिया गया है। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 या 40 के 39 या 41 के आसपास है, देखना, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसको भी लागू किया गया है हमारे भारत में। और क्या लागू किया गया है, अभी जैसे बात किस पे चल रही है, जो बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बात चल रही है, अगला इसी को लागू किया जाएगा, अपने वैधानिक स्वरूप में लाया जाएगा। ये आर्टिकल 50 जो है, जो बात करता है कि न्यायपालिका और विधायिका में जो है वो स्पष्ट रूप से डिवीज़न होना चाहिए।
यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसकी बात भी डीपीएस में ही की गई है। तो इस तरह से आप बिल्कुल डिटेल में लिख सकते हैं कि डीपीएस जो है वो मात्र एक पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश है। फिर आप बाबा अम्बेडकर के बारे में क्या लिखोगे, उनका जो कथन है इसके बारे में, उसमें आप क्या लिखोगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के सामने एक पूरा का पूरा दबाव बनाएगा कि इसमें लिखे हुए चीज़ों को आपको पूरा करना है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अंबेडकर जी सबसे बड़े इसके पक्षधर थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर सरकारें नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने में फेल होती हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को इलेक्शन में, और इलेक्शन में फिर उनकी सरकार जा सकती है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है, हर सरकार को हर एक्ट बनाने से पहले इसकी तरफ देखना पड़ता है कि कोई ना कोई नीति निर्देशक तत्व हम लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब पर्यावरण संरक्षण की बात करता है सरकार, तो पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई आर्टिकल 48, 49 वगैरह में, है ना। तो नीति निर्देशक सिद्धांत मात्र एक व्याख्या नहीं, घोषणा मात्र नहीं है, ये एक संविधान का अपूर्ण भाग, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और ये वाकई मार्गदर्शन के लिए यूज किया जाता है। इतना सारा मैंने एक्सप्लेन किया, लिखने की कोशिश करना आप लोग, लिखना। एक यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया, हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षतावाद का विरोधी है, जो सेक्युलरिज्म है उसके खिलाफ है क्या हिंदुत्व। तो हिंदुत्व जो है, आपको यहाँ पर छोटा सा अंतर बताता हूँ, हिंदुइज्म जो है और हिंदुत्व है, इसमें अंतर होता है। हिंदुइज्म में क्या होता है, हिंदुइज्म में कट्टरता का भाव होता है, लेकिन हिंदुत्व में कट्टरता होता है, जो आजकल के परिदृश्य में दिख रहा है। ये अब कोई नाराज़ होकर कमेंट करोगे, हमें बोल रहा है कि हम कट्टर हो गए वगैरह वगैरह, किसी को नहीं बोल रहा भाई, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, क्या यह धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट, ये करंट अफेयर्स उस समय आया था जो चल रहा था 2018 का सिनेरियो में, तो आपको इसके पक्ष में विपक्ष में 5-6 पॉइंट लिखने हैं। धर्मनिरपेक्षता का विरोधी बिल्कुल होता है, कोई भी धर्म को लेकर जब कट्टरता आती है समाज में, तो धर्मनिरपेक्षता का निसंदेह रूप से विरोधी होता है। ओके, आज भी देख रहे हो क्या चल रहा है टीवियों पर, तो न्यूज़ ही देखना छोड़ दिया मैंने। तो भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। दबाव समूह क्या होते हैं, लक्ष्मीकांत जाके पढ़ना, फिर अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा। दबाव समूह कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी ऐसा समूह जो सरकार पर दबाव डालती है। एक छोटा सा किसान यूनियन भी दबाव समूह का काम कर सकती है, स्टूडेंट यूनियन भी कर सकती है, अलग अलग और भी ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मान लो एक आरएसएस है, आरएसएस भी एक दबाव समूह का काम कर सकता है। सरकार पर जो भी चीज़ दबाव बनाए उनको नीति निर्माण को लेकर या किसी भी काम को लेकर, वही दबाव समूह कहलाता है। यही है, इसको बाद में और एक्सप्लेन कर लेंगे अगले वीडियो में, तो GS2 स्पेशल ही करेंगे हम लोग। बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये पूछा है, इसके लिए विशुद्ध रूप से आपको बिहार की पॉलिटी को पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग राज्यपाल के कार्यकाल को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दे दिया है मैंने आज, क्या दिया है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित पूछा था, उसमें बिहार संबंधित सारे डेटा आपको, सारे नाम, महिलाओं द्वारा किए गए काम, गोलीकांड वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। दृष्टि IAS का ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है चैनल पर, और यहाँ भी आपको मिल जाएगा, उससे कर लेना। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए शुरुआत है, बहुत ही छोटा सा आंसर है ये BPSC लाइक बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं। मैंने बेसिक से जिनको लिखना होगा, बहुत पहले मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था, जिनको बेसिक से लिखना होगा वो लिख सकते हैं इस तरह के आंसर, शुरू कर सकते हैं। जैसे इसके कीवर्ड सबसे पहले पकड़ते हैं। कीवर्ड क्या क्या है, शेर शाह सूरी सबसे पहला कीवर्ड, तो यही अपने आप में हो गया। दूसरा क्या दिया है, शासनकाल के महत्व का वर्णन कीजिए, इसके शासनकाल के महत्व का वर्णन करना है। प्रशासन अगला कीवर्ड में, इसके योगदान को उल्लेखित कीजिए, प्रशासन में जो इसके योगदान रहे उसके बारे में हमको लिखना है, प्रशासन में क्या क्या किया था शेर शाह सूरी ने। अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। शेर खान ने छोटे से सासाराम से निकलकर दूसरे अफगान राज्य को स्थापित किया। दूसरा अफगान राज्य मैंने क्यों बोला, पहला किसने किया था, तो लोदी वंश जो है वो अफगान राज्य था। ओके, आगे बढ़ें। स्थापित किया, नवस्थापित मुगल सत्ता को उखाड़कर, नवस्थापित मुगल सत्ता अर्थात यानी कि अभी बाबर स्थापित करके गया था। हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ ही था, उसके कुछ साल बाद ही उसको भगा दिया था शेर शाह ने भारत से।
उखाड़ कर उसने देश की सीमा से बाहर फेंक दिया और अपने साम्राज्य को छोटे से समय में ही एक आदर्शवादी स्थिति में ला खड़ा किया। ये इंट्रोडक्शन इतना तो दे सकते हो ना, इतना तो पता होगा कि बहुत से मुगलों को इसने भगा दिया था भारत से, है ना। कलम चलाना कोशिश करना। महत्वपूर्ण सुधार क्या क्या किया अब इसने, सुधार को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं, निर्माण क्या क्या किया, सैन्य सुधार क्या किए, कानूनी सुधार क्या किए, धर्म के संबंधी क्या इसके वो थे, नीतियाँ थी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, धर्म से ही शुरू करते हैं। अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था इसने, है ना। अफगान साम्राज्य इसने स्थापित किया था, लेकिन फिर भी कभी भी किसी के शेर शाह सूरी का नाम नहीं आता है हस्तक्षेप में, धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में। ये बिल्कुल ही अच्छा शासक रहा कि किसी के धर्म में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था इसने। निर्माण पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा सड़क निर्माता का नाम आता है अभी भी शेर शाह सूरी का ही। सड़क बनाया कलकत्ता से लाहौर तक। अगर आप भारत का मैप बनाओगे तो यहाँ कलकत्ता है और यहाँ लाहौर बिल्कुल पाकिस्तान में है, वहाँ तक। गुजरात के तटों तक भी ले गया, क्योंकि तट से उसको क्या करना था, निर्यात करना था। दिल्ली के पुराना किला का निर्माण करवाया था। पुराना किला है दिल्ली में रह रहे हो तो घूमने जा सकते हो। सासाराम में अपना मकबरा भी इसी ने स्वयं बनाया था। बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों को लिख के चलते हैं, इतना तो पता होगा। सैन्य सुधार में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को अपनाया था इसने, यानी कि दाग और हुलिया की जो प्रथा थी उसको अपनाया था इसने, है ना। दाग हुलिया सैनिक व्यक्तित्व को लिखना अनिवार्य बनाया इसने, कि कौन सा सैनिक कैसा दिखता है, किस तरह का व्यवहार है, उसको लिखना। उस समय तो फोटो कंप्यूटर नहीं होता था ना, तो किसी सैनिक की पहचान कैसे करोगे कि यही सैनिक को भर्ती किया था हमने, ये दूसरे देश का नहीं है या बाहरी सैनिक नहीं है। तो इसीलिए दाग और हुलिया लिखा जाता था। आज समझ में आ गया होगा दाग और हुलिया का मतलब क्या होगा। अभी तक तो बहुत सारे लोग रट रहे होंगे। सभी को सेना में स्थान दिया, सभी जाति को, सभी धर्म को, किसी को नहीं देखा कि ऊंची जाति का है नीची जाति का है, सबको सेना में स्थान दिया था शेर शाह सूरी ने। अगला है कानूनी सुधार। कानून आधारित समाज बनाने का प्रयास किया इसने। ये शेर शाह का अपना मौलिक सुधार था। इसने बोला कि कानून आधारित समाज का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक आदमी है उसको कम दंड मिले, दूसरे को ज़्यादा दंड मिले। कानून एक होना चाहिए, उसके आधार से समाज चलना चाहिए। उत्तरदायित्व का सिद्धांत लाया। करता क्या था, जैसे मान लो एक गांव है, कोई है, रामपुर गांव है, कोई है एक अकबर कौन सा शोले मूवी वाला रामपुर गांव है, उसका मुखिया है एक। अगर रामपुर गांव में चोरी हुई तो ये मुखिया जिम्मेवार होगा। मुखिया का उत्तरदायित्व होगा चोर का पकड़ना, नहीं तो मुखिया को लटकाया जाएगा, सजा इसको दिया जाएगा। तो यही सिद्धांत उसने अपनाया। जिस जमींदार मुखिया के परगना में अपराध होगा तो इसका उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर ही होगा, उस परगना के अधिकारी या जमींदार पर ही उसका उत्तरदायित्व होगा। अपराध इससे क्या हो गया, नगन मात्रा में मौजूद थी। इसमें क्या बोला गया था इसके लिए, इसके साम्राज्य के लिए, कि 80 वर्ष की कोई बुढ़िया अपने माथे पर सोने की टोकरी लेकर जा सकती है, कोई उसको नहीं टोकेगा पूरे साम्राज्य में, है ना। इतना तो लिख लेंगे ना हम, उसके महत्वपूर्ण सुधार तो इतना तो लिख लेंगे। आगे चलते हैं। सड़कों के किनारे सराय बनाए जिसमें सभी यात्री आराम कर सकें। इसमें भोजन तथा चारों का इंतजाम रहता था। यहाँ पर सराय जो बनाए, और सराय जो होते थे, सराय का उपयोग क्या क्या होता था अब इसको लिख देते हैं। पत्राचार के लिए सराय का उपयोग होता था, व्यापार सुरक्षा के लिए होता था, आसपास इसके बाजार भी विकसित हो गए, यात्रियों के रुकने के लिए भी यूज होता था, सराय के आसपास के क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो गया, व्यापार बढ़ गया धीरे धीरे, क्योंकि सराय जहाँ हुए वहाँ पर मार्केट धीरे धीरे बनने लग गए, बाजार विकसित होने लग गए। अब बाजार विकसित होगा तो आसपास के लोग वहाँ पर सामान बेचने आएंगे, इससे वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी धीरे धीरे। राजस्व और प्रशासन संबंधी क्या क्या सुधार किए थे उसने। सबसे ऊपर केंद्र होता था जिसका शासन कौन करता था, सुल्तान। फिर सूबा आएगा, उसके नीचे उसका सूबेदार होता था। सूबा के नीचे फिर सिख आता था जिसका सिकदार सिकदारान अफसर का नाम है वहाँ का, जो सिख का प्रशासन संभालता था। सिख के नीचे परगना आता था जिसको मुंसिफ संभालता था, और परगना के नीचे गाँव आता था। ये इसकी प्रशासन की इकाइयाँ थी। सबसे छोटी इकाई गांव थी, सबसे बड़ा तो सुल्तान खुद और केंद्र होता था, जिसके नीचे राज्य होता था। राज्य के नीचे फिर कमिश्नरी बोल लो, फिर जिला या ब्लॉक बोल लो, फिर गांव बोल लो। कर, अब इसके कर संबंधी क्या सुधार किए। पूरे साम्राज्य में बस 2 ही जगह चुंगी लगता था। पूरा साम्राज्य था इसका, उत्तर भारत का जो है अभी इलाका, उसमें पूरा में साम्राज्य था इसका। इसमें 2 ही जगह चुंगी लगता था। एक कहाँ पर, एक बंगाल बिहार के सीमा पर जहाँ उसके साम्राज्य में प्रवेश करोगे वहाँ पर, और दूसरा सिंधु नदी के मुहाने के पास जहाँ उसके साम्राज्य में प्रवेश करोगे वहाँ पर कर लगेगा। बाकी इस बीच में कोई आपसे कर नहीं मांगेगा। इससे क्या होगा, व्यापार आबाद तरीके से चलेगा, व्यापार पर कोई रोक टोक नहीं होगा। समझ रहे हो ना।
मिश्र धातु की जगह सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का खूब प्रचलन किया। भूमि की पैमाइश के आधार पर बाजार मूल्य के द्वारा उपज का 1/3 हिस्सा जो है वो कर के रूप में वसूला। अकाल के लिए भी इसने 2.5% का कर लगाया था। 2.5% का कर अकाल के लिए विशेष रूप से लगाया था इसने। किसान सुविधा अनुसार नगद या अनाज के रूप में लगान अदा करते थे। पट्टा व्यवस्था के द्वारा जमीन पर मालिकाना हक एवं कर लगाने इत्यादि को सुनिश्चित किया जाता था। पट्टा व्यवस्था क्या होता था, एक यहाँ पर ये पट्टा बना लिया, इस पर मेरा नाम लिख दिया अविनाश, लिख दिया कि इसका ज़मीन ये है, इसके ज़मीन का रकबा ये है, इसके ज़मीन का चौहद्दी ये है, लिख दिया। इसके ज़मीन से इतना कर लिया जाता है, इसके ज़मीन से इतना क्या बोलते हैं उपज होती है, ये सारा लिख के मुझे दे दिया। अब ये खेत तो मेरा हो गया ना। अब जब भी मैं ये पट्टा लेके जाऊंगा उस हिसाब से मुझसे कर ले लेगा। तो यानी कि एक हमारे पास वैध दस्तावेज हो गया हर किसान के पास अपने अपने खेती का, अपने अपने इलाके का, है ना, समझ रहे हो ना। अपनी अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक प्रदान किया गया उनको। न्याय कैसे होता था, सुल्तान होता था और वो काजी होता था। जगह जगह काजी को नियुक्त करता था सुल्तान। इस्लामाबाद, इस्लाम शाह जो इसका बाद पुत्र बना, उसने इस्लामी कानून का संहिता बनाया। संहिता यानी कि पूरे के पूरे इस्लामी कोड को उसने एक संहिता के रूप में दे दिया कि इस अपराध के लिए ये सज़ा दी जाएगी, इस अपराध के लिए ये सज़ा दी जाएगी। पहले क्या होता था, एक ही अपराध के लिए दो लोगों को अलग अलग तरीके की सज़ा दी जाती थी। कम समय में शेर शाह ने निश्चित एक कुशल राज्य की स्थापना की। छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा, 1.5 पेज का आंसर, इससे ज़्यादा बेसिक्स नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा बेसिक में आप जाओगे तो फिर लिख नहीं पाओगे, है ना, वो फिर किसी काम का नहीं होगा। तो इसको लिखने की कोशिश करना, किसी भी एक क्वेश्चन को छोटा सा ही सही लेकिन लिखने की कोशिश ज़रूर करना, कलम ज़रूर चलाना। अब चलते हैं आज के अपने मूल क्वेश्चन पर। पाल वंश की राजनीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को लिखिए। पाल वंश के बारे में लिखना है हमें, ओके। पाल वंश का साम्राज्य वर्तमान बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कैसे हमने ये तय किया पाल वंश के, सबसे पहले पाल वंश पकड़ा, इनका राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता के बारे में लिखना है। यही सब इसके कीवर्ड हो गए। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल लाया हूँ मैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पर छोटा सा मैंने दे दिया। अब क्या बोलूँगा मैं कि इनके इतिहास के स्रोत क्या है जानने के, क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद से मैंने एक छोटा सा यहाँ पर मैप बनाया। यहाँ उत्तर भारत के इस इलाके में पाल वंश का शासन चलता था, ये लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप इससे अच्छी फ़ोटो बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात, बनाओ। स्रोत क्या क्या है, तो धर्मपाल का खलीमपुर का लेख है। तारानाथ जी जो हैं तिब्बतियन इतिहासकार, उन्होंने भी काफ़ी विवरण दिया है पाल वंशियों का। महिपाल प्रथम का नालंदा और मुजफ्फरपुर का जो लेख है उसमें भी पाल वंश के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। अब मैंने क्या बोला, अभी इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था। कहा जाता है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक एक व्यक्ति ने किया था। गौरवंशीय शासक शशांक की मृत्यु के पश्चात, शशांक जिसने बुद्ध भगवान का वृक्ष काट दिया था, बोधि वृक्ष जो गया का है उसको काट के ले गया था, शैव धर्म का था ये। शशांक की मृत्यु के पश्चात सामंतों का आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इससे परेशान जनता ने गोपाल को अपना शासक घोषित किया था। यानी कि जनता द्वारा चुना हुआ शासक था पाल वंश का सबसे पहला शासक गोपाल, अर्थात गोपाल जनता द्वारा चुना गया शासक था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ भी नहीं। अब गोपाल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। गोपाल कानून व्यवस्था आधारित समाज की स्थापना की थी इसने। समाज में हिंसा को कम करने के लिए बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में घोषित किया। बौद्ध धर्म का मूल ही होता है क्या, बौद्ध धर्म का मूल होता है कि हिंसा नहीं करना है, समझ रहे हो ना। ये नीचे भाग गया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये रहा, ओके। तो बौद्ध धर्म पर को राजकीय धर्म घोषित किया। जो पाल वंश का धर्म था वो कौन सा था, बौद्ध धर्म वंश था ये। अगला क्या है, परंतु बौद्ध धर्म को घोषित जरूर किया इसने अपने राजकीय धर्म, परंतु सभी धर्मों को सम्मान प्रदान किया, किसी धर्म के सताया नहीं इसने। नालंदा में बिहार की स्थापना की, बिहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने ही करवाया था। पाल वंश के शासकों ने हमेशा शिक्षा, साहित्य और तर्कवाद को अपने साम्राज्य में बढ़ावा दिया। तर्कवाद यानी अंधविश्वासों को हमेशा कम करने की कोशिश की, तर्क आधारित समाज को बनाने का कोशिश किया। अब दूसरा कौन है इसका सबसे बड़ा शासक, आपको पता होगा, धर्मपाल है। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल हुआ। इसने साम्राज्य की सीमा को चौतरफा विस्तार किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार शासक मिहिर भोज को धर्मपाल ने हराया था, है ना, पराजित किया था।
अब प्रतिहार शासक से क्यों लड़ा था? आप लोग क्या पढ़ते हो? हर्षवर्धन के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है, जिसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते, 3 वंश, एक बंगाल का पाल वंश, एक पश्चिम भारत का प्रतिहार वंश और एक दक्षिण भारत से महाराष्ट्र के इलाकों का राष्ट्रकूट वंश, है ना। तो इसी कन्नौज के लिए जब युद्ध हो रहा था तो पाल वंश के धर्मपाल ने इसमें भाग लिया त्रिपक्षीय संघर्ष में और प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध महायान की शाखा वज्रयान को इसके समय में बढ़ावा दिया गया। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान के शिक्षा दीक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए केंद्र था, उसी तरह वज्रयान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो है वो उसका केंद्र था। तंत्र यंत्र होता है इसमें, तंत्र मंत्र सब। धर्मपाल के पश्चात देवपाल और इसके बाद नारायण पाल शासक बना। महिपाल के शासन के काल में चोल शासक पूर्वी घाट से इधर से होते हुए चोल कहाँ पहुँच गए? बंगाल। और उस शासक का क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल पर आक्रमण किया और इसके पश्चात पाल वंश का अंत हो गया। राजेंद्र प्रथम जो था, यहाँ पर एक नाम छूट गया है मुझसे, राजेंद्र प्रथम, उसने आक्रमण किया और उसने पाल वंश को बहुत ही नुकसान पहुँचाया। उसके बाद पाल वंश का पतन हो गया। अब इनके सामाजिक देन और विशेषता पर आ गए। इतना तो इनका इंट्रोडक्शन पॉइंट पूरा खत्म हो गया। सामाजिक देन और विशेषता, पहला क्या है? यहाँ पर मुख्यतः बौद्ध धर्म का पालन परंतु सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, पहले तो यही लिख देंगे। दूसरा है मिताक्षर के आधारित हिंदू समाज की स्थापना की। मिताक्षर की रचना किसने की है? दैभाग ने की है। अब मिताक्षरा पर आधारित हिंदू कानून की बुक है ये मिताक्षरा, उस पर आधारित भारतीय समाज में कानून की स्थापना की थी इसने। आज भी जो हमारा संविधान उसमें हिंदू कोड बिल कहीं न कहीं मिताक्षरा से लिया गया है। दैभाग इसके लेखक का नाम है। मिताक्षरा आधारित हिंदू समाज की स्थापना की। सभी जातियों में विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनों को मान्यता दी। जब ऊंची जात के पुरुष और नीची जात की महिला से विवाह करते तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, और जब नीची जाति का पुरुष और ऊंची जाति की महिला से विवाह करते उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। सभी जातियां सभी प्रकार के संस्कार और सभी प्रकार के कर्मकांड को अपना सकते थे। ये मेन हो गया इधर। अब इधर के पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा पर रोक लगाई इसने। गणिकाओं और विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था पाल वंश के ही समय में। सामंती रूप को बढ़ावा मिला, जिससे उपभोग का स्तर मिला, बढ़ा। सामंती रूप जब भी बढ़ता है तो समाज का अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ता है, क्योंकि सामंतों के उपभोग बहुत सारे होते हैं, तरह तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं इनको अपने जीवन जीने के लिए। पाल शासकों ने सामाजिक रूढ़िवादिता को कमज़ोर करने की हमेशा कोशिश की। तर्क और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने। प्रशासन, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। कानून आधारित प्रशासन का निर्माण किया। सामंतों पर नियंत्रण के लिए पाल शासकों ने पूरे राज्य में सैन्य शिविर की स्थापना की। यह प्रणाली गुप्तों से भिन्न थी। गुप्तों के समय में सैन्य शिविर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पालों ने सैन्य शिविर स्थापित किया सामंतों पर नियंत्रण के लिए। प्रशासनिक इकाई जो थी वो गुप्तों के ही समान थी। सबसे पहले भुक्ति होता था, इससे पहले तो केंद्र आ जाएगा। भुक्ति, विषय, विधि, मंडल और ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। हर स्तर पर राज्य द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता था जो सभी जानकारियां राजा तक सीधे पहुंचाता था। तो अब प्रशासन भी हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? संस्कृति और कला के बारे में लिखेंगे। कला स्थापत्य। विक्रमशिला ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा बिहार का निर्माण करवाया था पाल वंश के शासकों ने ही। शिक्षा को प्रोत्साहित किया था इन्होंने। अगला है कि बौद्ध धर्म में तंत्रयान का विकास हुआ। प्रसिद्ध पुस्तक बौद्ध धर्म के तंत्रयान का आर्य मंजूश्री मूलकल्प की रचना इसी समय में हुई है। आयुर्वेद का भी विकास हुआ। 2 ग्रंथ चिकित्सा संग्रह और आयुर्वेद दीपिका की रचना इसी समय में हुई थी। लोक साहित्य चर्यापद की रचना हुई। ये ग्रंथ जो है बौद्ध भिक्षुओं पर आधारित होती है। इसकी रचना भी इसी समय में हुई थी। बड़ी संख्या में चैत्यों एवं विहारों का विकास हुआ। पहाड़पुर का चैत्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहाड़ी को काटकर गुफा का निर्माण किया गया था। अगला है कि ईंट और गारो क्या होता है पता होगा, गांव भर में जिन्होंने घर बनते देखा होगा। ईंट और गारों के उपयोग से मंदिर और मठों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया। ईंट क्यों? क्योंकि आसानी से उपलब्ध था इन इलाकों में। भौगोलिक रूप से उपयुक्त झोपड़ी नुमा मंदिर तथा भवनों का निर्माण इसकी अद्वितीय उपलब्धि है। झोपड़ी नुमा मंदिर का निर्माण करवाया था पाल शासकों ने। झोपड़ी नुमा क्यों करवाया था? क्योंकि पाल जहाँ पर रहते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा बहुत इलाका असम का,
वहाँ पर वर्षा खूब होती है, तो वर्षा जब भी होती है तो उसके लिए झोपड़ी सबसे सूटेबल होता है। झोपड़ी नुमा मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। ये इनकी अद्वितीय पहचान है। झोपड़ी नुमा मंदिर और पूरे देश में कहीं नहीं मिलता है, और ईंट के बना हुआ। गया का विष्णुपद मंदिर, पिता महेश्वर मंदिर का निर्माण पाल शासकों ने ही करवाया था। अब निष्कर्ष पर आ गए कि अतः पाल शासकों ने भारत को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी रूपों से समृद्ध कर दिया। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा। ये पूरा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये पूरा क्वेश्चन है एक 4.5 पेज का, 5 पेज का लगभग में। बड़ा क्वेश्चन एक बना दिया मैंने 4 पेज का, और फिर आपको ये 1.5 पेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनाया था मैंने 2 पेज का, और बाकी ऊपर मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, तभी आगे कंटिन्यू होगा। और अगले पेपर में हम लोग अगले वीडियो में GS 2 पर फोकस करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस को लिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।